क्या हुआ जो दिन निकल गया अभी तो पूरी रात बाकी है और यही नहीं हिम्मत हार सकता मैं अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ जो कुछ महीने बीत गए हैं, अगर इस महीने आप पढ़े नहीं हो लेकिन अब पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि बचा हुआ जो 2 से ढाई महीना है आप लोगों का, वही आप लोगों का जो फ्यूचर है डिसाइड करेगा 10th बोर्ड के रिजल्ट का। जी हाँ, मेहनत कीजिए, जो समय बीत गया उसको उसका पछतावा ना करते हुए जो समय बचा हुआ है उसको अच्छे से ढूंढ के मेहनत कीजिए उसमें, ताकि बोर्ड एग्जाम रिजल्ट फोड़ क्या है। और दोस्तों आज हम लोग देखने वाले सोशल साइंस का मॉडल पर सेट 1। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार के सवाल आप लोग बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी को ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी को इसके बारे में पता चले। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। 40, आपको पता है 40 ऑब्जेक्टिव पूछता है और 40 सब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, और 40 ऑब्जेक्टिव आप लोगों का रहेगा। हम इसमें 40 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ऑफिशियल मॉडल पर आएगा, वो भी हम बता देंगे, लेकिन ये आप लोगों का झारखंड बोर्ड का ही मॉडल पर है। ठीक है, तो देखिए इसको। ठीक, तो चलिए आज चैनल पर दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए, और अपनी हर एक दोस्तों को, चाहे जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है, सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले और मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हम लोग देखेंगे इसमें, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है 1.5 घंटे का समय मिलेगा। टोटल 40 मार्क्स से कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब गलत करने वाले नंबर नहीं कटेगा। पहला सवाल है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है दोस्तों? तो ये आप लोगों का फ्रांसीसी क्रांति की देन है। ठीक है, स्वतंत्रता, हमें आजादी चाहिए, हमें समान अधिकार चाहिए, ये सारा सभी फ्रांसीसी क्रांति की देन ही है। अगला है, बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना दोस्तों? तो वो बना था 1871 में। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1871, दैट इज ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? तो 1871 ईस्वी में बना। ठीक है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है? बोला क्या मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है, तो यह कथन किस दार्शनिक का है दोस्तों? यह है रूसो का। किसका? रूसो का। अगला प्रश्न है, किसके कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया जिसको बोलते हैं में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? तो फ्रेडरिक सरियू के कल्पनादर्श में, उनके कल्पना में, मतलब कल्पनादर्श मतलब समझो एक ऐसे आदर्श समाज जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सब कोई आपस में मिल बांट कर रहेंगे, कोई झगड़ा नहीं, कोई हिंसा नहीं। ऐसा समाज पॉसिबल है क्या? नहीं ना, इसलिए इसको कल्पनादर्श बोलते हैं। सिर्फ कल्पना में ही ऐसा समाज पॉसिबल हो सकता है, और ये फ्रेडरिक सरियू ने ऐसा एक चित्र बनाया था। ठीक है, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो बच्चा बच्चा जानता है, ज्यूसेपे मेत्सिनी। 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ख हो जाएगा। ज्यूसेपे मेत्सिनी यंग इटली की स्थापना की थी। ठीक है, यंग इटली एक दोस्तों मतलब गुप्त संगठन था जिसकी स्थापना ज्यूसेपे मेत्सिनी ने किया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? असहयोग आंदोलन, ठीक है, जिसका महात्मा गांधी चला रहे थे भारत को आजाद दिलाने के लिए, अंग्रेजों के यहाँ से खदेड़ने के लिए, लेकिन यह समाप्त हुआ। तो कौन सी घटना से हुआ? तो चौरी चौरा के हिंसात्मक घटना के कारण। ठीक है, चौरी चौरा दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक जगह है। ठीक है, वहां पर क्या क्या घटना घटी थी कि इसी आंदोलन को लेकर कुछ लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, जा रहे थे रोड पे, सड़क पे, तो पुलिस वालों ने रोक लिया। तो वहां पर जो गुस्साई भीड़ थी उन्होंने क्या किया, पुलिस थाने पर आग लगा दिया। जितने के जितने पुलिस वाले थे सारे मारे गए इस घटना में। तो और इस चौरी चौरा नामक जगह पे हुआ था, और इस वजह से गांधी जी की हिंसा के तो सख्त विरोधी थे, तो उन्हें तो फौरन ये आंदोलन खत्म कर दिया, बंद कर दिया असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? एट लास्ट महात्मा गांधी ने दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, महात्मा गांधी की भले, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दोस्तों याद रखिए कि महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, कि करो या मरो, डू और डाई। भैया अब कोई मौका नहीं है, आप या तो आप लड़ो और नहीं तो भाई मतलब जो मरो, आप अंग्रेज के हाथ में मार खा के मरो। तो महात्मा गांधी ने इसी के दौरान ये नारा दिया था, करो या मरो का, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, गदर की स्थापना, मतलब गदर पार्टी की स्थापना, बोले सर गदर तो सनी देओल में देखे थे, मूवी में देखे थे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा लाला हरदयाल ने। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल जी ने किया था। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि बनाई गई थी दोस्तों। ठीक है, किसने बनाई थी वो छवि? वो बनाए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। ठीक है, और याद रखिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने दोस्तों आनंद मठ नामक पुस्तक लिखा था, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना दोस्तों अब्दुल गफ्फर खान ने की, यानी कि गौ नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय संसाधन मतलब जिसको आप लोग एक बार प्रयोग करने के बाद भी बार बार प्रयोग कर सकते हो। जैसे सौर ऊर्जा, डेली सूर्य से रोशनी ले रहे हो, क्या सूर्य की ऊर्जा खत्म हो जा रहा है क्या? नहीं ना, तो इस प्रकार जो ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। तो वो कौन सा नहीं है? तो जल संसाधन भी नवीकरणीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा तो है ही, पवन ऊर्जा डेली पवन चल रहा है, डेली ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है।
ठीक है। कोयला जो है दोस्तों अनवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि एक बार जो आप कोयला यूज कर लिए वो कोयला फिर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और उसका भी भंडार भी सीमित है, और सौर ऊर्जा भंडार क्या असीमित है, जितना यूज करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तो अभी आप लोग देख रहे हैं ज्यादा सौर संयंत्र लग रहा है, सौर पैनल लगा के लाइट जला जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं होता। मान लो कि हमारा यहाँ देश है, ठीक है, भारत, इसके कितने किलोमीटर तक जो महासागरीय संसाधन कोई समुद्र है उसका उस पर भारत का अधिकार रहेगा। तो याद रखिएगा 200 किलोमीटर तक, ठीक है। किसी भी देश का 200 किलोमीटर के अंडर में अगर जो भी एरिया आता है उस एरिया में महासागर में चाहे जो भी मिले, सोना मिले, रूपा मिले, हीरा मिले, मोती मिले, चाहे जो भी मिले, उस पर उस देश का अधिकार रहेगा। तो 12 का गौ हो जाएगा। 200 किलोमीटर के बाद कोई अधिकार नहीं रहता है, मतलब 200 किलोमीटर तक अधिकार रहता है। भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पठारी भाग है। कितना प्रतिशत क्षेत्र पठारी भाग है, याद रखिएगा 27% क्षेत्र पठारी भाग है, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बोलना कि मैदानी भाग कितना परसेंट है। भारत के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग कितना परसेंट है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कमेंट करके जरूर बोलना। मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है। जल, वायु, हिम, वन। तो मृदा अपरदन का जो कारण नहीं है दोस्तों वो वन मृदा अपरदन का कारण थोड़ी है भाई। वन लगाओगे तो वो तो मृदा अपरदन रोकेगा, ठीक है, तो वो कारण नहीं है। भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है। भारत में जितने दोस्तों स्तनधारी है उनमें से कितना प्रतिशत लुप्त होने का खतरा है, याद रखिएगा 20%, ठीक है। ये डाटा याद रखना, 20% लुप्त होने का खतरा है स्तनधारियों में भारत में। सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, मतलब उससे मेडिसिन होता होगा। यह किस राज्य में पाया जाता है। तो जो चीड़ का वृक्ष है दोस्तों किस राज्य में पाया जाता है, वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्त, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। कौन सा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में चीड़ का वृक्ष पाया जाता है। अगला एक प्रश्न बड़ा सा दिख रहा है कि पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। बिल्कुल, वो फल भी देता है लोगों के लिए, छाव भी देता है लोगों के लिए, तो अपने जीवन का जो भी है वो लोगों को ही देता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। सोच रहे हो, सभी की रक्षा करेगा और उसकी कुल्हाड़ी, कोई कुल्हाड़ी से काट रहा है तो उसको भी छाया देता है कि नहीं चलो भाई मुझे कुल्हाड़ी से काट रहा है, इसको मैं छाया नहीं दूंगा, इसको धूप दे देता हूँ। नहीं, ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका रह सकता है। सोच लो, इतना मतलब इतना प्रिय वाक्य कौन बोल सकते, गौतम बुद्ध, कोई महात्मा ही कर सकता है ना। तो 17 का जो है ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने ये बात कहा था, गौतम बुद्ध जी ने ये बात कही थे। 17 का ख हो जाएगा। 18 देखो, विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। तो विश्व का कुल आयतन का कितना परसेंट भाग महासागरों में पाया जाता है, लगभग 96.5% भाग। विश्व का जितना आयतन है कुल भाग कितना, 96.5, 18 का हो जाएगा गौ, ठीक है। कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है, तो 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। आगे देखो, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लाभ क्या क्या है। बहुउद्देशीय मतलब जो डैम उम लगाते हैं ना, तो बाढ़ पर नियंत्रण करता है, सिंचाई की सुविधा भी करता है, जल विद्युत का भी उत्पादन होता है, यानी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है, तो वहां पर इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा जब मिल रहा है लोगों को, तो फिर वहां पर वर्षा जल संग्रहण क्यों करने जाएगा। अब मान लो आपके गांव में कोई मतलब 12 मास आपको जल मिल रहा है, तो आप क्या वर्षा जल को स्टोर करोगे, नहीं करोगे भाई। चलो भाई, पाइपलाइन से मुझे तो 12 महीना जल आ ही रहा है, तो वहां पर इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा उन्हें मिल रहा है, 12 महीना जल मिल रहा है, तो फिर वर्षा जल संग्रहण क्यों करेंगे लोग, नहीं करेंगे। नेक्स्ट, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो राष्ट्रीय आय को उसकी जब कुल जनसंख्या से भाग दो तो प्रति व्यक्ति आय मिलेगा। राष्ट्रीय आय जितना आय हुआ, बाकी टोटल जनसंख्या से भाग दोगे तो एक व्यक्ति का ही ना मिलेगा, तो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। एक अमीर परिवार की लकड़ी के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है। भैया अमीर है, समझ रहे हो, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो अधिक दिन तक काम मिले, क्या सोचेगा कि मुझे काम मिले, अरे उसको काम की जरूरत ही नहीं, अमीर है, मुकेश अंबानी की बेटी है, ठीक है। बेहतर मजदूरी मिले, भाई वो तो मजदूरी रख लेगा। अधिक बिजली प्राप्त हो, अरे वो बिजली ऐसे ही खर्चा कर देगा। उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उसको उतनी ही स्वतंत्रता मिली। देखो सोच क्या है बड़ा आदमी का। शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है। तो शिशु मृत्यु दर दोस्तों याद रखना, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात है, ठीक है। क्या है शिशु मृत्यु दर, क्या है किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों के अनुपात को वो क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से, तो याद रखना ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है।
चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती? तृतीय क्षेत्र में कौन नहीं आता? तृतीय क्षेत्र दोस्तों होता है सेवा क्षेत्र, जिसमें आप सेवा देते हो, जैसे किसी को पढ़ा रहे हो, बैंक में कर रहे हो, किसी कॉल सेंटर में काम कर रहे हो, सारे जो है तृतीय क्षेत्र कार्य है। लेकिन जो मधुमक्खी पालन है ये कृषि के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है, याद रखना। ठीक है, तो 25 का खौफ प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, बाकी तीनों तृतीय क्षेत्र में है, ये तृतीय क्षेत्र में नहीं है। मनरेगा का विस्तारित रूप चुने, तो मनरेगा का विस्तारित रूप होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। खौ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 का खौ। 27 देखो, किसी वर्ष में उत्पादित डैश के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। किसी वर्ष में उत्पादित डैश के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो 27 का क्या हो जाएगा? खौ बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद, सभी अंतिम वस्तु जो लास्ट में प्रोडक्ट तैयार होता है ना, उसका मूल्य को क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। चाहे वस्तु हो, चाहे आप कोई सेवा दे रहे हो, बस चला रहे हो, होटल चला रहे हो, चाहे जो भी सेवा है, चाहे एयरप्लेन उड़ा रहे हो, ये सभी सेवा ही है। तो है सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? देखो नर्स है किसमें भी, वो भी किसमें? सरकारी अस्पताल में। तो सरकारी अस्पताल होगा तो संगठित क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि घ नंबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर प्राइवेट में रहता तो वो असंगठित होता। भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? छुपी हुई बेरोजगारी भारत के किस में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी। तो 29 का खौ सही हो जाएगा। छुपी हुई बेरोजगारी मतलब समझ रहे हो कि भैया जहां पर 3 आदमी काम कर रहा है, ठीक है, उसका और एक भाई है, उसको कहीं काम नहीं है तो ये भी यहाँ पर लग जाता है, तो इसका कोई जरूरत नहीं था फिर भी लग गया, तो ये क्या बेरोजगारी है ना, तो इसको बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं, तो तृतीय क्षेत्र जो होता है दोस्तों, ठीक है, वो तो सेवा क्षेत्र है। आप पढ़ा रहे हो, क्या चीज उत्पादन करोगे? नहीं ना, वो तो प्रोडक्ट तैयार करता है, लड़के तैयार करते हैं, वो कोई माल का उत्पादन थोड़ी करता है। बच्चों को पढ़ा रहा है, बैंक में काम कर रहा है, बस चला रहे हो, होटल चला रहे हो, ये सब सेवा क्षेत्र है। इसमें तृतीय क्षेत्र को है ये सब, इसमें कोई माल का उत्पादन नहीं होता है। माल का उत्पादन किसमें होता है? प्राथमिक क्षेत्र में होता है, द्वितीय क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बोल रहा है बेल्जियम में सत्ता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 31 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गौ, यानी कि बेल्जियम में अलग सरकार है, इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व, ये असत्य है। क्या बोल रहा है? बेल्जियम में अलग सरकार है, बेल्जियम में अलग सरकार नहीं है, और डच और फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व भी नहीं है, सभी को समान बराबर का अधिकार वहां प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों असत्य है। बाकी जो केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या समान है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सिर्फ ये असत्य है। ठीक है, गौ नंबर। संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश दोस्तों श्रीलंका नहीं है, वो एकात्मक प्रणाली वाला देश है। ठीक है, क्या श्रीलंका एकात्मक प्रणाली वाला देश है? याद रखना, संघात्मक प्रणाली वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, बेल्जियम हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी, सारे देश है संघात्मक प्रणाली वाला। अमेरिका जो श्रीलंका है वो एकात्मक वाला है। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो फिर से ही बात आ गई है, तो आंख बंद के मार सकते हो ना कि श्रीलंका। अभी तो बताएं सर आपने कि श्रीलंका एकात्मक शासन व्यवस्था है, बिल्कुल सही। शिक्षा किस सूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो दोस्तों शिक्षा जो है दोस्तों वो समवर्ती सूची में शामिल है, यानी कि उस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। सुन लो, संघ सूची मतलब जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होती है। राज्य सूची यानी कि ऐसी सूची जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य को होती है, और समवर्ती सूची मतलब ऐसी सूची जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य और सरकार और केंद्र सरकार दोनों को होती है। भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की होती है? तो ये त्रिस्तरीय होती है। ठीक है, राज्य सरकार, उसके बाद केंद्र सरकार और पंचायती राज व्यवस्था। संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। संघीय सरकार की कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों? तो संघीय सरकार की विशेषता नहीं है कि निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसा है क्या जो निर्वाचित पदाधिकारी हो गया सरकार में सर्वोच्च ताकत का प्रयोग वही करेगा? नहीं भाई, यहाँ हर एक का आपस में बटा होता है। ठीक है, जो पदाधिकारी निर्वाचित हुआ उसके पास सर्वोच्च ताकत नहीं होता, उसके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, उसके नीचे भी कोई बैठा हुआ है, तो उसके पास सारा ताकत थोड़ी होता है किसी अधिकारी के पास। निम्न में कौन सुमेलित है? ठीक है, तो सुमेलित कौन है आप देख सकते हो। 37 का जो सही उत्तर दोस्तों हो जाए, देखो क्या बोल रहा है। संघ सूची, पुलिस, कृषि, व्यापार, नहीं, ये तो राज्य सूची में आता है। राज्य सूची में प्रतिरक्षा, बैंकिंग प्रणाली, नहीं, ये तो आपका संघ सूची में आता है। समवर्ती सूची में वन विभाग उत्तराधिकार, नहीं, ये भी नहीं है, ये संघ सूची में आता है। 37 अवशिष्ट शक्ति जो होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है, ये सुमेलित है बिल्कुल। तो 37 का घ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अवशिष्ट शक्तियां होती है ना वो केंद्र सरकार के पास होती है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा जो शक्ति होती है वो केंद्र सरकार के पास। इनमें से कौन सा एकहित समूह का उदाहरण है? 38 का देखो, एकहित समूह का उदाहरण क्या है? वामसेप। वामसेप दोस्तों एक हित, एकहित नहीं एक हित समूह बोल रहा है, अलग अलग होना चाहिए था, एक हित समूह। तो वामसेप क्या? एक हित समूह है। ठीक है,
नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया था? नेपाल में जो जनसंघर्ष हुआ दोस्तों उसको क्या कहा गया था? तो उसको बोला गया था लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। नेपाल में जो हुआ उसको क्या बोला जाता है? लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन बोला जाता है, जो संघर्ष हुआ था नेपाल में। और अगला लास्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है? लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है? तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क रहता है, कमेंट में इसका उत्तर जरूर बोलना। सभी लोग जितने भी सारे हैं सभी लोग कमेंट करो, और एक काम जरूर करना, सभी को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को, ताकि इसी प्रकार वीडियो और आप लोग देखने को मिले और एग्जाम में फोड़ सको। ठीक है, याद रखो, हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। बाबू मेहनत करो, संघर्ष करो, ताकि एग्जाम का रिजल्ट बिल्कुल दमदार, धुआंधार, जबरदस्त, जिंदाबाद हो। ठीक है, फोड़ कर रख दो एकदम। तो बस लग जाओ, खुद को तपाओ। ठीक है, चलो, तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कल इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।